हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम ज्योमेट्री की सीरीज़ पर बात कर रहे थे और ज्योमेट्री में हमने सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट किया था, जिसके मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए थे आपको। बाकी और भी क्वेश्चंस उसमें अभी होने हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले हम आपको उसकी सीट प्रोवाइड करा दें। एक बार आप ट्राई कर लो और उसके बाद फिर मैं उनको एक एक करके सॉल्व करा दूँ। तो लगभग 65 क्वेश्चन की सीट्स मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, या सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की जो थर्ड क्लास थी उसमें भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके भी ले सकते हो और आज के डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ से भी ले सकते हो। तो इन सीट को सॉल्व करो। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक बातें ही बताई हैं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करो ताकि जब हम क्वेश्चंस को करें तो आपको एक आइडिया हो कि हम किस क्वेश्चन पे किस तरह से बात कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये बेसिकली सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स पर होने वाली है, त्रिभुज के केंद्रों पर होने वाली है। त्रिभुज में कितने तरह के केंद्र होते हैं, कैसे कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं, आज हम उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज के केंद्र। हमारे पास बेसिकली 4 तरह के केंद्र होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। सबसे पहला है इसमें सेंट्रॉइड, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। सेंटर ऑफ ट्राइंगल से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड से ही बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इन सेंटर, देन सरकम सेंटर, और लास्ट में होता है ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर को हम अंतः केंद्र कहते हैं, सरकम सेंटर को हम परि केंद्र कहते हैं, और ऑर्थो सेंटर को हम लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है। सेंट्रॉइड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंट्रॉइड से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आप कह सकते हो इन सेंटर और सरकम सेंटर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कम क्वेश्चन बनते हैं। और इन दोनों का मैक्सिमम यूज़ सर्किल के साथ भी होता है। सर्किल के साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं। और लास्ट में जो है वो हमारे पास है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर से सिर्फ एक टाइप का ही क्वेश्चन जनरेट होता है, जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे आगे। तो आज की क्लास में हम सेंट्रॉइड को समझने की कोशिश करते हैं और ट्राई करेंगे पूरी तरह से सेंट्रॉइड की बेसिक चीज़ें हमें आज क्लियर हो, क्या होता है सेंट्रॉइड, ये सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रक के बारे में देखते हैं। केंद्रक, सेंट्रॉइड, बेसिक एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि सेंट्रॉइड होता क्या है। बेसिकली केंद्रक किसी भी वस्तु का हो सकता है, यहाँ तक कि इंसानों में भी केंद्रक होता है, किसी पत्थर में भी केंद्रक होगा, पेड़ में, मतलब किसी भी वस्तु का एक केंद्रक होगा। केंद्रक में होता क्या है, अगर आप किसी भी वस्तु के केंद्रक तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब उसका भार, उस वस्तु का भार केंद्रक पर जाके शून्य हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए किसी गांव में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसे 4-5 व्यक्ति हटाने की कोशिश कर रहे हैं धक्का देकर, लेकिन नहीं हटा पा रहे हैं। तो कोई बुजुर्ग आता है, कोई वृद्ध व्यक्ति आता है, और वो क्या करता है, ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदता है और एक बांस लेता है जिसको उस गड्ढे में डालता है ज़मीन के अंदर और पुश करता है। तो वो देखता है कि जो पत्थर है वो धीमे धीमे आगे की तरफ खिसकने लगता है। कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी, बेसिकली गांव में ही ऐसा होता है। तो किया क्या उस वृद्ध व्यक्ति ने, उसने उस पत्थर के केंद्रक के पास तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था कि केंद्रक के पास पहुंचेंगे तो इसका भार शून्य हो जाएगा। सामने से धक्का देते रहेंगे तो ये नहीं हिलेगा, पर अगर केंद्रक के पास जाके हम इसको
पुश करेंगे, ताकत लगाएंगे, तो वो ज़रूर अपनी जगह से हिल जाएगा। सेम इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी 2 बाल्टियाँ उठाई होंगी हाथ में। 2 बाल्टियों का कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अगर आप एक बाल्टी हाथ में लेके चलते हो सिर्फ एक तरफ, तो भरी हुई बाल्टी लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ पूरी तरह आप झुके रहते हो, तो चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। और उसी की जगह अगर आप दोनों हाथों में बराबर बराबर भार की 2 बाल्टियाँ उठा लेते हो, तो मैं मानता हूँ भार बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद चलना आसान हो जाता है, क्योंकि किया क्या, आपने दोनों वस्तुओं को बराबर बराबर भार में बांट दिया और अब इजीली आप आगे की तरफ ट्रेवल कर पा रहे हो। इसी तरह कोई मजदूर किसी पाइप को या किसी बड़े से लोहे के रॉड को अपने कंधे पे उठाता है, उसके केंद्र पर पहुंच जाता है, आगे की तरफ आधा लटका लेता है, पीछे की तरफ आधा भाग दे देता है, और बीच में लगभग उसके केंद्र पर उसको रख के और आगे की तरफ उठाता हुआ चला जाता है। अब सोचिए, वो बड़ा सा पाइप अगर कोई व्यक्ति एक तरफ से ही उठाने की या खींचने की कोशिश करे तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं खींच पाएगा, लेकिन उसने कंधे पे रखा, आधा भाग आगे और आधा भाग पीछे छोड़ा, और इस तरह से वो आगे तक लेके जाने में सक्षम हो जाता है। तो हर वस्तु में केंद्रक होता है और केंद्रक पर उसका भार शून्य होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के केंद्रक की। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई त्रिभुज है हमारे पास, और इस त्रिभुज का हमें केंद्रक निकालना है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है हमारे पास, इसका केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक कैसे निकाला जाता है? 3 शीर्षों से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है। पहली के मध्य बिंदु को मिला दिया, दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, और इसी तरह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को हमने यहाँ मिला दिया। अब समझिए, आप घर जाके ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, घर पे ही होंगे, सॉरी, आप घर पर ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ABC कोई एक ट्राइंगल है, जिसके आप A से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट यानी कि D पर मिलाया, B से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट यानी कि E पर मिलाया, और C से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट यानी कि F पर मिलाया। आपने DEF पर अगर इन तीनों को मिला दिया है, देन अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो बिंदु इनको काट रहा है वो इसका केंद्रक होगा। अब पता है यहाँ पे अच्छी बात क्या है? मान लो आपने ये कोई कार्डबोर्ड पर किया, किसी गत्ते पर किया, किसी गत्ते को आपने एक त्रिभुज के आकार में काटा, उसके शीर्ष से किसी 3 बिंदुओं को मिलाया जिस तरह मैंने मिलाया है, और उसके बाद ये बीच में जो बिंदु दिख रहा है ना आपको, मैं मान लेता हूँ इसको O, केंद्रक। इस बिंदु पर अगर आपने पेन की नोक रखी और पूरा का पूरा त्रिभुज उसके ऊपर आपने ऐसे खड़ा कर दिया और छोड़ दिया, तो वो जो ट्राइंगल है वो इस पेन के ऊपर रखा रहेगा, अगर आपका केंद्रक करेक्ट होगा तो, क्योंकि उस बिंदु पर चारों तरफ भार बराबर बराबर बटा होगा, तो बिल्कुल वो पॉइंट पर एक खड़ा रहेगा। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हीरो जो करता है वो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल को अपनी उंगली पर नचाता रहता है, तो या किसी बुक को अपनी उंगली पर नचाता रहता है, तो वो करते इसी प्रकार हैं कि आप वो उसके केंद्रक तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली उसके सेंट्रॉइड को ढूंढ लेते हैं, और फिर सेंट्रॉइड को ढूंढने के बाद वो चारों तरफ भार बराबर रहता है, तो वो एक दूरी पर अपने आप को नचाती रहती है ना। तो ये है केंद्रक। आई होप आपको अब ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ बातें और करते हैं यहाँ पे। केंद्रक बनता कैसे है? तो केंद्रक बनता है माध्यिकाओं से। माध्यिका यानी कि मीडियन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि माध्यिका का मतलब है किसी भी लंबाई को या किसी को भी 2 बराबर भागों में बांटना या मध्य बिंदु पर काट देना। तो माध्यिका का काम क्या होता है कि सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पर काटना। आप कह सकते हो AD, BE, CF आर मीडियंस। ये तीनों क्या है? माध्यिकाएं हैं। AD, BE और CF जो है वो माध्यिकाएं हैं, और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं तीनों माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं उसको हम
केंद्रक कहते हैं, यानी कि सेंट्रॉइड कहते हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये जो O है ये क्या है, सेंट्रॉइड है, यानी कि केंद्रक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से बनना शुरू होती हैं, उनके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। किसी भी माध्यिका को केंद्रक दो भागों में विभाजित करता है। आपको दिख रहा है AD जो था इसको केंद्रक ने AO और OD में बांट दिया। इसी तरह BE जो था इसको केंद्रक ने BE, BO और OE में बांट दिया, और CF को केंद्रक ने CO और OF में बांट दिया। क्लियर है ये बात? किसी भी ट्राइंगल में अगर माध्यिकाएं खिंचती हैं और वो तीनों एक दूसरे को काटती हैं तो पॉइंट O होता है। तो जब माध्यिकाओं को हमने O के भाग से विभाजित किया तो किस अनुपात में काटते हैं? तो हमारा आंसर है 2:1, 2:1। मतलब आप कह सकते हो कि पूरी माध्यिका को एक केंद्रक जो है वो 2:1 में बांट सकता है। अगर ठीक से बताएं तो आप कह सकते हो AO की लंबाई अगर 2 यूनिट है तो O और D की लंबाई कितनी होगी? सिर्फ 1 यूनिट होगी। क्लियर है ये बात, है ना? नोट करते जाइए, मैं इसको ही रफ करके इसमें ही अगला डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक दो बातों के बारे में और देखते हैं यहाँ पे। O हमारे पास सेंट्रॉइड है। किसी भी त्रिभुज पर अगर आपने माध्यिकाएं डाली तो पूरे त्रिभुज को माध्यिकाओं ने 6 भागों में विभाजित किया। आप ऐसे भी कह सकते हो किसी त्रिभुज को माध्यिकाओं के द्वारा 6 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब अगर माध्यिकाएं गिर रही हैं किसी भी त्रिभुज में तो वो 6 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे कि ये 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। आप कह सकते हो ये सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो हैं इन सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। यानी कि इसको लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे ऊपर वाले का AOE बराबर होगा ट्राइंगल EOC बराबर होगा ट्राइंगल COD बराबर होगा ट्राइंगल DOB बराबर होगा ट्राइंगल BOF और ये बराबर होगा ट्राइंगल FOA के। ये 6 ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। और ये सब के सब, ये जो 6 ट्राइंगल हैं ये सभी के सभी पूरे बड़े ट्राइंगल का, जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है उसका 1/6 भाग होंगे। मतलब आप इसमें डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि पूरा बड़ा ट्राइंगल का 1/6 पार्ट है ये सारे के सारे 6 ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला मान लेते हैं अगर 6 यूनिट का है तो ये सारे के सारे ट्राइंगल 1 यूनिट के हो जाएंगे। तो ये रिलेशन भी कई बार पूछा गया है कि छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के बीच में रिलेशन क्या है। क्लियर है ये बात? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, फिर से एक ट्राइंगल बनाते हैं और कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं अब यहाँ पे। देखिए, मैं 2 ट्राइंगल बना रहा हूँ और फिर उनको आपस में मिला दूंगा। चलिए समझते हैं। ये जो पहला ट्राइंगल है इसमें जो मध्य बिंदु होंगे उनको मिलाते हैं आपस में। किसी भी 2 भुजाओं के बीच के जो मध्य बिंदु हों उनको आपस में मिलाते हैं यहाँ पे। और इसको देख के आपको याद आ रही होगी कि
हमने ऐसा पढ़ा था सिमिलैरिटी में कि मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो त्रिभुज को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो हमने अभी पुराना करके रखा हुआ है उसको ही बना रहे हैं, केंद्रक को ही हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो 6 ट्राइंगल हैं ये सारे के सारे एक 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 के अनुपात में हैं, और यहाँ पे जो 4 ट्राइंगल हैं ये सारे के सारे 1 1 1 और 1 के रेशियो में है। हमें इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा ट्राइंगल बनाना है और उसमें अनुपात आपसे पूछा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि कौन सा किस अनुपात में है। तो समझते हैं एक बार, देखिए इन दोनों को कैसे मिलाएंगे। मान लेते हैं इस ट्राइंगल का पूरा एरिया है 4 यूनिट, तो इसको 1 1 1 में बांटा गया है, और इस ट्राइंगल का पूरा एरिया है 6 यूनिट, तो इसको 1 1 1 1 में बांटा गया है। इन दोनों को मिलाकर मैं एक बड़ा ट्राइंगल बनाने वाला हूँ और उसका एरिया देखते हैं कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसकी माध्यिकाएं बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे सेकेंड ट्राइंगल जो है वो पूरी तरह से बना दिया, ये दूसरा वाला ट्राइंगल बन गया है। अब इसमें ही पहला वाला ट्राइंगल बनाना है, तो पहला वाला ट्राइंगल बनाने के लिए हमें मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाना होगा। ये है पहली मध्य बिंदु जो आपस में मिल गए, इसके बाद ये है दूसरे मध्य बिंदु जो आपस में मिले हैं, और ये है तीसरा मध्य बिंदु। जो आपस में मिल गए हैं। ठीक से क्यों नहीं हो रहा है ये? ओके, ये आपस में मिल चुके हैं। देखिए मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, सामने D है, ये E है और ये F है। प्लीज़ अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये रखा है O बीच में, जिसको हम कहते हैं केंद्रक। ये ब्लू पॉइंट जो है वो मान लेते हैं O है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक। अब ध्यान से समझिएगा, AOC AOE जो है वो अपने आप में पूरा 1 यूनिट है, ये पूरा 6 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। इन दोनों को अगर साथ में दिखाना है तो हम मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं मान लेता हूँ पूरा बड़ा ट्राइंगल जो है वो 24 यूनिट का हो गया है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, समझाने के लिए मात्र 24 यूनिट लेंगे तो हमें दशमलव में संख्या या एरिया दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने मान लिया है पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है वो है यहाँ पे 24 यूनिट का। अब इसको 24 यूनिट को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 24 यूनिट को अगर आप 4 बराबर भागों में डिवाइड करोगे, मान लो ये 24 यूनिट का है छोटा ट्राइंगल, तो इसको क्या लिखोगे 6 6 6 और 6। और अगर ये ट्राइंगल 24 यूनिट का है तो इसको लिखोगे 4 4 4 4 4 और 4, इसी तरह तो लिखोगे। तो हमें इन दोनों को ही डिवाइड करना है। अगर आप ठीक से देखो तो पहले मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से आपको 6 यूनिट दिखाता हूँ कहाँ कहाँ रखे हैं। ये है पहला, ठीक है 6 यूनिट, ये है दूसरा 6 यूनिट, ये नीचे छोटा सा भाग है तीसरा, और ये बीच में जो भाग बच रहा है ये है चौथा 6 यूनिट। ठीक है, लेकिन अब समझो यहाँ पे कि अगर ये पूरे 6 6 6 6 यूनिट हैं और बीच में माध्यिकाएं पड़ी हुई हैं, तो माध्यिकाओं ने इन्हें बराबर भागों में बांटा होगा, यानी कि ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और इसी तरह ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। क्लियर है ये बात? अंदर जो 6 यूनिट बच रहा है, जो 6 यूनिट अंदर बन रहा है, ये फिर से 6 बराबर भागों में विभाजित है। और फिर आप कहोगे 6 बराबर भाग का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, मतलब आप कह सकते हो कि अंदर यहाँ पे जो DEF जो ट्राइंगल बना रहा है वो भी अपने आप में माध्यिकाओं को दिखा रहा है, और यहाँ पे फिर से केंद्रक बन रहा है। मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर फिर से जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक बार फिर से केंद्रक को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, साफ करता हूँ, और फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए, अभी अगर मैं 24 यूनिट इसकी बात करूं तो आप कहोगे सारे चार चार 4 यूनिट के थे, तो अब आप देख लो 3+1 4 यूनिट, 3+1 4, 3+1 4, 3+1 4 और 3+1 4, यानी कि अभी भी ये सारे के सारे 4 4 यूनिट के हैं और दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया है। अच्छा, इसके बाद अब हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसकी बात करते हैं। देखो समझो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ABC बड़ा ट्राइंगल, DEF मिड पॉइंट, उसके बाद DE और E आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? ये एक पॉइंट आया, इसको मान लेते हैं X। D और F मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट एक आया है, इसको मान लेते हैं Y, और इसी तरह इस पॉइंट को मान लेते हैं Z। बीच में हमारे पास ये O तो रखा ही हुआ है, केंद्रक का मतलब है O पॉइंट मान लो, ठीक है। अब आपने सारे पॉइंट्स को एक एक पॉइंट दे दिया है। अब इनके बारे में पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ। कहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOE का क्षेत्रफल और चतुर्भुज BFOD का क्षेत्रफल कितना होगा, का अनुपात क्या होगा। तो अब हम कहेंगे कि AOE का मतलब है ये वाला पार्ट, देखिएगा मैं ध्यान से बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। A और E का मतलब है ये वाला पार्ट, A से O तक गया, O से E तक गया और E से वापस A तक गया। AOE का मतलब है ये वाला पार्ट, तो कितना है 3+1 यानी कि 4 यूनिट। BFOD का मतलब है B से स्टार्ट करो, F तक जाओ, फिर जाओ O तक, फिर जाओ D तक और फिर वापस आ जाओ B तक, BFOD। ये कितना यूनिट है, तो आप देखोगे 3+1+1+3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 यूनिट। और अनुपात बता दोगे आप कितना आ रहा है, 1:2। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, किसी भी ट्राइंगल और किसी भी चतुर्भुज का किसी दूसरे ट्राइंगल और चतुर्भुज के साथ में अनुपात पूछेगा कि इन दोनों के आपस में अनुपात क्या है। होप ये बात क्लियर होगी अब आपको। एक और बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि अभी तक हम जानते हैं कि जो माध्यिकाएं होती हैं वो केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती हैं। लेकिन अब ये जो लाइन खींची गई है D और E, ये भी आपस में किसी अनुपात में विभाजित करती हैं AD को। समझिए प्लीज़, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और फिर से बात करते हैं इसी ट्राइंगल के अंदर। देखिए, ये है बिंदु O, X, Y और Z, ये बिंदु मैंने बना दिए हैं। हम जानते हैं कि AD जो है वो AO और OD में 2:1 में डिवाइड होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है ये 2 यूनिट होता है, इससे नीचे का जो वैल्यू होता है ये अपने आप में 1 यूनिट होता है। लेकिन ये जो F और E लाइन है ये AO को भी AX और XO में विभाजित करती है। AX और XO में किस तरह विभाजित करेगी, किस अनुपात में, तो ये जा रहा होगा 3:1 के रेशियो में, 3:1 के अनुपात में। अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये बात अगर आप इसको इस तरह देखेंगे। मान लो कि पूरी लाइन 6 यूनिट की है, मान लो A से लेके D तक जो है वो 6 यूनिट की है। अगर 6 यूनिट की है तो उसको A से लेके O तक 4 यूनिट लिखा जाएगा और O से लेके D तक 2 यूनिट लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो कि A से लेके O तक जो लाइन है ये 3:1 में अपने आप को बांट रही है,
मतलब ये है 3 यूनिट, फिर यहाँ से 1 यूनिट, और ये नीचे जो है वापस से 2 यूनिट। अब आप कह सकते हो कि ई एफ जो लाइन खिंच रही है, जो कि एक्स पर काटते हुए जा रही है, इसने पूरी लाइन ए डी को 2 बराबर भागों में बांट रखा है। मतलब अगर हम बात करें ए डी, तो हम लिखेंगे ए एक्स, और एक्स डी का जो अनुपात होगा वो होगा 1:1। क्लियर है ये बात? आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नहीं क्लियर होगा तो मुझे एक और ट्राई करता हूँ, मैं अलग से इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लो ये एक माध्यिका है, मीडियन है, ये एक मीडियन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ए है और ये है डी पॉइंट। माध्यिका को हम ए और डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस ए डी लाइन में 2 पॉइंट आएंगे। एक है पॉइंट ओ, दैट इज सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक है, और दूसरा पॉइंट है एक्स। एक्स जो है वो ई और एफ को जोड़ने पर मिलने वाली लाइन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ए और डी को पूरा 6 यूनिट मानते हो, पूरा 6 यूनिट मान रहे हो, अगर आप ए और डी को, एक मिनट, ओके, अगर आप ए और डी को पूरा 6 यूनिट मान रहे हो, तो आप कह सकते हो कि ए ओ और ओ डी के बीच का जो अनुपात है 2:1 है। 2:1 का मतलब 4:2। मतलब ऊपर वाली जो लाइन होगी वो 4 यूनिट होगी और नीचे वाली लाइन जो होगी वो 2 यूनिट होगी। क्लियर है? अब ये जो ऊपर वाली लाइन 4 यूनिट है, इसको x ने फिर से डिवाइड किया है, और x ने इसको डिवाइड किया है 3:1 में, कि ये a से लेके x तक 3 है और x से लेके o तक 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट है, जिसकी वजह से x जो है मध्य बिंदु की तरह काम करने लगता है, और ऊपर वो 3 यूनिट छोड़ता है और नीचे भी पूरा का पूरा 3 यूनिट छोड़ता है, क्योंकि 1 और 2 मिलके फिर से 3 बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रेशियो जनरेट होते हैं। सबसे पहले AO और OD केंद्रक के हिसाब से, तो आपने बता दिया 2:1। फिर होता है AX और XO, तो बताओगे 3:1। केंद्रक तक पूछा गया है x से रेशियो, तो आपने बता दिया। और तीसरा पूरी बड़ी लाइन का रेशियो x से, AX:XD, देन हम कहेंगे 3:3 यानी कि 1:1। क्लियर है ये बात, है ना? आई होप अब ये बात पूरी तरह क्लियर होगी कि किस तरह से हम पूरी लाइन को अनुपात में डिवाइड करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। हम कल इसको और भी आगे लेके बढ़ रहे होंगे। अभी कुछ चीज़ें बची हैं सेंट्रॉइड में पूरा करने के लिए, तो कल हम सेंट्रॉइड ख़त्म करने के साथ साथ ट्राई करेंगे बचे हुए जो और केंद्रक हैं उनको भी पूरा ख़त्म करें, क्योंकि वो सारे केंद्रक जो हैं वो छोटे छोटे हैं, वो सारे जो केंद्र हैं वो छोटे छोटे हैं। अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं बात करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो है वो केंद्रक के अंदर है, जो आज हमने किया है। थैंक यू वेरी मच। सिमिलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। थैंक यू।